तो फिर इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फोर्स पर। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं जिसको कि 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर जब रखा गया है तो 20 न्यूटन का कूलम फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं, और जब इनका सेपरेशन 20 सेंटीमीटर से बढ़ा के 25 सेंटीमीटर कर दिया जाएगा तो फिर ये एक दूसरे पर कितने कूलम फोर्स लगाएंगे। यानी कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक Q1 है और एक Q2 है। अगर इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो जो बल लग रहा है इनके बीच वो है हमारा 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन। अब कुछ समय बाद क्या किया गया कि दूरी को बढ़ा दिया गया, यानी कि यहाँ पे तो Q1 है ही, मान लेते हैं Q2 को कुछ दूर और कर दिया गया। जैसे कि बढ़ा के क्या कर दिए हैं, अब दूरी बढ़ा दिए हैं। तो अब जो दूरी ये 20 सेंटीमीटर था, अब वो 20 सेंटीमीटर न रह के 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो जब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा, यही हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो हम जानते हैं कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। जो कूलम फोर्स होता है तो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स होता है, कूलम फोर्स। ठीक है। तो अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए बोले, जैसे कि यहाँ पे दो चार्ज दिया गया है, ये पहला सिचुएशन है, ये हमारा दूसरा सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन में जो है हमारा दूरी जो दो चार्ज के बीच में है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस दोनों केस में 1 और 2 में K कांस्टेंट है और Q1 Q2 भी नहीं बदल रहा है। यानी कि जो ये ऊपर का पूरा चीज़ है वो हमारा क्या है, दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट है। यानी कि K Q1 Q2 बराबर FR स्क्वायर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट है, पहला में भी कांस्टेंट है, दूसरा में भी कांस्टेंट है। इस तरफ भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर F1 है और R1 स्क्वायर है तो बाद में F2 और R2 स्क्वायर रहना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है तो ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरफ जब कांस्टेंट है तो इस तरफ भी वैल्यू कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो बदलेगा क्या, सिर्फ F लगने वाला फोर्स और दोनों के बीच की दूरी, और वो इस प्रकार बदलेगा कि दोनों को एक R का स्क्वायर करके F के साथ गुना करने पे वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसलिए मैंने F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 R2 स्क्वायर लिख दिया इस सिचुएशन के लिए। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि सारा वैल्यू को पुट करता हूँ। तो F1 जो हमारा पहला स्थिति है उसमें बल कितना है, 20 न्यूटन, और जो R1 है फर्स्ट स्थिति में वो हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो 20/100 इंटू 20/100 हो जाएगा। और दूसरा तरफ हमको F2 निकालना है, जबकि R2 दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो 25/100 मीटर में कर देते हैं सबको, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 25/100। तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। सिर्फ यहाँ पे अननोन क्या है हमारा, F2, और इसी को पूछ रहा था कि जब दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा तो मेरा F2 क्या आएगा। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 4 बार में, ये भी 4 बार में, 4 नहीं होगा यहाँ पे, ये 5 होगा, 5 बार में, 5 बार में, और ये जो कि 25, ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में, ये भी 4 टाइम्स। अब यहाँ से अगर हम अपना F2 निकाल लें तो हमारा F2 आ जाएगा 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, ये आ जाएगा। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा किसका, अगर हम ये वैल्यू बोलेंगे तो हमारा F2 यानी कि जो बल लगेगा दूसरे केस में उसका वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आएगा, 464/5, अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यूटन आ गया। 30 न्यूटन कम आना भी चाहिए था, पहले 20 न्यूटन था, अभी कितना न्यूटन आ गया, 30 न्यूटन। क्यों कम आया, क्योंकि दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। और हम जानते हैं इस इक्वेशन से कि जो F होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो R स्क्वायर के। तो जो F है वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि R बढ़ेगा तो बल क्या होने वाला है, घटने वाला है। तो ये हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, R बढ़ गया 20 सेंटीमीटर से कहाँ पे चला गया, 25 सेंटीमीटर पे, तो बल घट गया 20 न्यूटन से कहाँ चला गया, 13 न्यूटन पे। ये जो हमारा व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, जो संबंध है, वो हमारा यहाँ से सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, जिसमें कि एक चीज़ होता है द्रव्यमान, उसको क्या बोला जाता है, द्रव्यमान, और दूसरा चीज़ होता है जिसको कि हम बोलते हैं भार। इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। सबसे पहले हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। तो द्रव्यमान का जो इंग्लिश होता है इसको बोला जाता है मास, और भार को बोला जाता है वेट। क्या बोला जाता है, वेट। इन दोनों में अंतर है, मास और वेट में। तो क्या इसका अंतर है, इसको हम देख लेते हैं। इसका जो यूनिट होता है द्रव्यमान का, वो यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट, जबकि भार का यूनिट क्या होता है, न्यूटन।
क्या होता है, इसको न्यूटन बोलते हैं। तो भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का क्या है, बल है, जबकि द्रव्यमान क्या है, वजन, जिसको हम नॉर्मली वजन बोलते हैं। ये वजन है, जबकि भार क्या है, बल है। हम अक्सर गलती करते हैं, बोल देते हैं कि किसी व्यक्ति का वेट 50 kg का है, तो हम बोल देते हैं कि उसको 50 kg है, जबकि वेट कभी भी केजी में नहीं हो सकता है, वेट हमेशा किस में होगा, न्यूटन में होगा। तो बोलना ये कि 50 kg वेट है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ऐसा बोलेंगे कि उसका वजन 50 kg है या उसका द्रव्यमान 50 kg है, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे कि उसका वेट 50 kg है। वेट क्या होगा, तो वेट होता है mg, क्योंकि ये बल है। पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है, वही उस बल का वस्तु का वजन हो जाता है। वजन यानी कि वजन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, भार हो जाता है। जिससे कि mg ये क्या हो गया, हमारा भार हो जाएगा। तो हमारा भार कितना हो जाएगा, अगर 50 kg m अगर वस्तु द्रव्यमान है, तो 50 × 10 यानी कि 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन क्या हो जाएगा, ये बोलेंगे कि 500 न्यूटन भार है। तो ये एक प्रकार का बल है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को खींच रही है, तो जिस बल से खींच रही है वह बल उस वस्तु का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, यानी कि वेट हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान दूसरा चीज़ है जो कि केजी में दिया गया है, ये द्रव्य का वास्तविक मान है, इसको बोलेंगे। द्रव्य मतलब वस्तु, तो वस्तु का मेन मान जो है उसको वजन के रूप में दिखाया जाता है केजी से। जबकि ये हमारा न्यूटन है, ये हमारा बल है, इसको भार बोला जाता है। तो यही बोल रहा है कि एक पृथ्वी है जो हमारे, और एक जो चांद है, यहाँ पे ये पृथ्वी है, अर्थ बोल देते हैं, और यहाँ पे मून है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित करेगा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी इसको आकर्षित कर रही है, मून को, तो जिस बल से आकर्षित कर रही है उसको वेट बोला जाता है। तो हमको ये बताना है कि मून का वेट कितना है। तो सिंपली हमको बल ही निकाल लेना है। तो एफ बराबर क्या होगा, के जी, के नहीं बोलेंगे ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, तो जी कैपिटल एम एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जी का वैल्यू भी मालूम है, और एम और स्मॉल एम दोनों, ये इनका क्या वो हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ये अर्थ का द्रव्यमान एम, और ये चांद है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम हो जाएगा। दोनों का वैल्यू हमको चाहिए, और डिस्टेंस भी चाहिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि आर चाहिए। तो वो भी हमको यहाँ पे सब चीज़ वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। तो जो इसका वेट है, यानी कि अगर हम बोले अर्थ का, सबसे पहले हम द्रव्यमान का बात कर लेते हैं कि तो जो अर्थ का द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान हमको दिया गया है, वो हो जाएगा 7.36 इंटू 10⁻22 kg। ये द्रव्यमान हो गया अर्थ का। जबकि मून का द्रव्यमान कितना है, कम ही होगा, तो 6 इंटू 10⁻, ये उल्टा हो गया है। यहाँ पे जो अर्थ का द्रव्यमान है, अर्थ का द्रव्यमान है यहाँ पे 6 इंटू 10⁻24 kg। जबकि मून का जो द्रव्यमान है हमारा, जो मून का द्रव्यमान है वो है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। ये मून का द्रव्यमान हो गया, और ये हो गया हमारा अर्थ का द्रव्यमान। अब इन दोनों के बीच में दूरी देख लेते हैं कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, क्योंकि आर का जरूरत पड़ेगा हमको। तो जो दोनों का बीच का दूरी है, यानी कि आर, वो है हमारे पास 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये सारा वो चीज़ हमको पता चल गया। जी भी पता है, जी का वैल्यू कितना होता है, नियतांक है जी, तो जी जो है हमारा नियतांक है, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हमारा नियतांक है। तो अब सिर्फ हमको इस बल को कैलकुलेट कर लेना है कि ये बल कितना है। जैसे ही बल मालूम चल जाएगा तो वहीं वेट हो जाएगा, किसका, मून का वेट हो जाएगा। तो हमको सिर्फ बल निकालना है। तो बल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एफ बराबर क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम एफ बराबर क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, सारा वैल्यू मालूम है। सबसे पहले हम जी का वैल्यू लिख लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। इसके बाद कैपिटल एम का वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, तो वह 6 इंटू 10⁻24। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चांद का द्रव्यमान का। तो चांद का द्रव्यमान है 6.36 इंटू 10⁻22। एक चीज़ और, यहाँ पे ये किलोमीटर में दिया गया है, तो अगर हम इसको मीटर में बदल दें तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। और मीटर में रखना ज़रूरी है, जो दिक्कत हो जाता है। अब आर स्क्वायर करना है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा, नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.36 और डिवाइड करना होगा
2 बार 3.8 इंटू 3.8 से। अब 10 का पावर देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ -11, यहाँ से +24, यहाँ से +22, और नीचे से ये 16 रहेगा तो ऊपर चला जाएगा -16। ये हो जाएगा हमारा। अब सिर्फ हमको इसको कैलकुलेट करना होगा और इसको कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, और इसको हमको क्या करना है, अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा वैल्यू को। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.36, ये सारा यहाँ पे आ गया। और इसको डिवाइड करना है 3.8 से 2 बार, तो 3.8, फिर जो है फिर से इसको डिवाइड कर देते हैं 3.8 से। ये आ गया हमारे पास 20.39 इंटू 10⁻, ये कितना बन जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये जो प्लस है तो 22 और 24 मिला के 46 हो जाएगा। और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो हो जाएगा हमको ये दोनों मिला के 6 and 1 7 and 1 2। यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 46 में से 27 घटाना है, तो इसको माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या से करना था, 46 से 27 माइनस करना है, 46 माइनस 27, ये आ गया 19। तो 10⁻19 है। अगर इस यहाँ पे जो दशमलव आया है इसको एक पॉइंट इधर कर दें तो ये बन जाएगा मेरा 2.039 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम भार। इस भार, ये भार हो जाएगा किसका, चांद का भार हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी इसको इस बल से खींच रही है। सेम भार हो जाएगा पृथ्वी का भी, किसके लिए, मून के लिए, क्योंकि मून भी खींच रहा है। दोनों के लिए भार में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें ऐसे पूछा गया था कि पृथ्वी जिस वस्तु को खींचती है उसे उस वस्तु का भार बोलते हैं। तो चांद का भार कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन भार हो जाएगा। और भार का यूनिट न्यूटन होता है, मैंने ऊपर ही बताया था। तो अब हम चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें क्या करना है कि हमको अनुपात पता करना है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो जब 2 प्रोटॉन है हमारे पास, 2 प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स काम करेगा, तो दोनों का रेशियो निकालना है। इसके बीच में सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण फोर्स का बात कर लेते हैं। तो दोनों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, दोनों प्रोटॉन का। यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, ये है हमारा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का यहाँ पे द्रव्यमान है, इसलिए मैंने सारणी को लगाया हुआ है। सारणी को यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है। जो भी इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की वजह से ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा होगा, और द्रव्यमान कितना है वो भी हमको यहाँ पे मालूम चल रहा है। इसके बाद दोनों जो प्रोटॉन है, दोनों पे चार्ज तो सेम है, दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा। चार्ज कितना है वो भी यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये है हमारा चार्ज प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज और द्रव्यमान, इन दोनों की वजह से एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स बनेगा और एक इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा। दोनों का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है। तो इसको हम Fg से डिनोट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण है तो ये आएगा G m²/r² आएगा, ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि Fe जो कूलम्ब फोर्स होता है वो कितना आएगा, तो वो आएगा kq² हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे Q1 ना हम लिखे kq²/r² हो जाएगा। अब हमको रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि Fe/Fg करना है। जब हमको Fe/Fg करना है तो कैसे वैल्यू आएगा, Fe आएगा तो मतलब कि kq²/r², और जब Fg करना है तो r² ऊपर चला जाएगा और नीचे में रहेगा gm²। अब यहाँ से जो है हमारा r² कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, kq²/gm²। ये हो गया हमारा रेशियो, क्या हो गया अपना, रेशियो हो गया। इसी को कैलकुलेट करना था। अब इसको हम सारा वैल्यू को इसमें रखेंगे और फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सारे वैल्यूज को यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि ये k क्या है, तो k है जो कूलम्ब के फोर्स का नियतांक है 10 × 10⁻⁹, और इसका न्यूटन होता है, न्यूटन जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर² पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। जबकि हमारा जो g है वो ग्रेविटेशनल नियतांक है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, वो भी होता है न्यूटन मीटर² पर kg² में चलता है। इसके बाद जो हमारा q है, ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये यहाँ पे दिया गया है प्रोटॉन का चार्ज।
ये है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और जो मास है वो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सारा वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। अब सारे वैल्यूज को बस इसमें पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो इसको हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि रेशियो क्या आने वाला है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेशियो, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो k का वैल्यू लिखना है, तो k हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻9। इसके बाद q का स्क्वायर करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो हमको पहले g चाहिए, तो 6.67 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। इसके बाद m का स्क्वायर करना है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हम करेंगे तो 9 का 9 रहेगा ही, ये 1.62 टाइम्स हो जाएगा, और 10 के पावर 9 रहेगा, और यहाँ पे 10 के पावर -38 रहेगा। ये हो गया हमारा पूरा वैल्यू। नीचे में चलते हैं तो क्या आने वाला है, 6.67 इंटू 10⁻11, और ये 1.67 दो बार मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा -54 बन जाएगा। अगर हम इसको पूरी तरीके से एक साइड कर लें, नंबर्स को और पावर वाला को एक साइड, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67, और 10 का पावर क्या बन जाएगा 9 -38 +11 +54, ये सारा आ जाएगा। अब हम इस सारे वैल्यू को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये जो नंबर दिए गए हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 9 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से, फिर से मल्टीप्लाई करना है 1.6 से, डिवाइड करना है अब हमको 6.67 से, फिर से डिवाइड करना है हमको 1.67 से, एक बार और डिवाइड करना है 1.67 से। तो ये अपना आ गया यहाँ पे वैल्यू 1.23 इंटू 10⁻। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐड क्या क्या करना है, 54 11 और 9 20 और 54 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, और 74 में से 38 माइनस कर देना है। 74 में से 38 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 36 आ गया। ये आ गया हमारे पास रेशियो जो कि फाइंड करना था। तो ये रेशियो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चूँकि ये नंबर बहुत ही बड़ा है, 1 से ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो FE/FG लिखे थे वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि FE क्या है, ग्रेटर देन FG है। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। कैसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो दो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज फार मोर ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैट टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ऊपर में हम फिर से एक बार अपने टेबल देख लेते हैं जहाँ से हमने वैल्यूज़ को यूज़ किया था। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, सारा जो अपारमाणविक कण होते हैं उनका वैल्यू दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है दोनों का आवेश एकदम एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ अंतर किस चीज़ का है, साइन का। यहाँ पे +1 लगा हुआ है और यहाँ पे -1 लगा हुआ है, नहीं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, एकदम जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू दोनों का है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का वैल्यूज एकदम सेम है, बस ये साइन का अंतर है। जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका आवेश क्या है, 0 है। तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सापेक्ष आवेश को डिफाइन किया गया है। सापेक्ष आवेश मतलब एक दूसरे के अपेक्षित क्या आवेश बनता है। इसको अगर -1 बोलेंगे, इसको +1 बोल सकते हैं, इसको हम 0 बोल सकते हैं। यानी कि इन सारे वैल्यू को 1 पे स्केल कर दिया गया, इनको +1 पे, तो ये कि आप 0 पे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा चार्ज का बात। चार्ज के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे द्रव्यमान का। तो अगर हम एब्सोल्यूट द्रव्यमान की बात करें, इसी का हमने यूज किया है अपने क्वेश्चन में, प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नीचे में दिया गया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो जो सबसे भारी होता है वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से थोड़ा सा हल्का होता है प्रोटॉन, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत छोटा होता है इन दोनों के कंपेरिजन में। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट बराबर है,
जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, बहुत छोटा है। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसमें 10⁻31 लगा हुआ है, बहुत छोटा हो गया। जबकि इन दोनों में -27 है, और इधर वैल्यू भी 2 अंक तक क्या है, बराबर है। 2 अंक के बाद इसमें 26 आ गया है, इसमें 4 आ गया है, तो इसलिए 4 आ गया है, इसलिए ये न्यूट्रॉन क्या हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। नहीं तो इन दोनों को कंपेरेटिवली तो हम सभी बोलते हैं। इसका अगर एब्सोल्यूट रिलेटिव देखा जाए तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारा, जबकि लगभग में जो द्रव्यमान हम मान के लेके चलते हैं अक्सर यू में, तो ये लेके चलते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है आपस में बराबर है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, 0 है। तो यह है हमारा सारणी यहाँ का। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारा जो है एटम के बारे में बात करना है। और एटम में लिया गया है सबसे सिंपलेस्ट एटम, जो सबसे आसान वाला एटम है उसको लिया गया है, सिंपलेस्ट एटम को लिया गया है, और उस पर हम लोग का चर्चा है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है वो हाइड्रोजन का एटम है, जिसका भी मास जो है, जिसका परमाणु संख्या 1 है और उसका द्रव्यमान भी 1 है। यानी कि इस केस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। जो प्रोटॉन है वही उसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान ही इस परमाणु का द्रव्यमान है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का भार हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन का कुछ वैसा भार होता नहीं है। तो इसमें मतलब कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है, 1 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी होते हैं, जिसको कि एक ड्यूट्रियम बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं तीनों आइसोटोप्स को। ये प्रोटियम है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यह है हमारा ड्यूट्रियम, जिसमें कि 1 न्यूट्रॉन है, और यह है हमारा ट्राइटियम, जिसमें कि 3 न्यूट्रॉन है। इसको टी से सूचित किया जाता है, इसको डी से सूचित किया जाता है, इसको एच से ही सूचित किया जाता है। तो ये तीनों है जो हमारा ये आइसोटोप्स है। तीनों क्या है, आइसोटोप्स है, क्योंकि तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि परमाणु संख्या अलग अलग है। परमाणु जो भार है, द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान वो अलग अलग है, इसलिए ये क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिक है। तो हमको इन पे बात नहीं करना है, हम लोगों को जो क्वेश्चन है इसको इस पे दिया गया है। इसको बोला जाता है प्रोटियम। तो प्रोटियम होता है, तो प्रोटियम में क्या रहेगा, एक बीच में जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में कुछ नहीं, सिर्फ एक क्या है अपना, न्यूक्लियस में हमारे पास है एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और जो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर मार रहा है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर मार रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ जो घूम रहा है, और प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है, ये हम जानते हैं। अभी देखे थे हम लोगों ने कि प्रोटॉन का जो मास होता है, अगर हम लिखें मास ऑफ प्रोटॉन, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग रिलेटिव बात करते थे तो इसको 1 बोलते थे, तो इसको 0 ही बोल देते थे लगभग के केस में। तो यह है हमारा द्रव्यमान के बाद, और इन दोनों के बीच में अब बल लगेगा। एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में आकर्षण वाला बल लगेगा, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से। तो इसको बोला जाता है कि पहले ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब है कि ये के कक्ष में है, जो इलेक्ट्रॉन है वो के कक्ष में है, के कक्ष को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ये ग्राउंड है, एक्साइटेड होगा के बाद एल में, एम में, ऐसे ही ऊपर ऊपर जा सकता है धीरे धीरे। ये ग्राउंड स्टेट में है, और बता रहा है कि जब ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, तो उस समय जो दूरी है, दूरी दिया गया है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो दूरी है, यानी कि आर जिसको बोलते हैं आर, वो दिया गया है यहाँ पे 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आर दे दिया गया है। और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा। तो हम तो जानते हैं कूलम फोर्स क्या होता है, एफ बराबर वो होता है K Q1 Q2/r² होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पे के तो पहले से ही मालूम है, के क्या होता है 9 इंटू 10⁻9, और यह यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। जबकि Q1 और Q2 दोनों क्या होता है, अगर दोनों का मॉड का बात कर लें हम, यहाँ पे सिर्फ मॉड का, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, तो सेम ही होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अभी हमने तो ऊपर में देखा था, जो टेबल था, दोनों जो टेबल था उसमें हमने देखा था यहाँ पे कि जो चार्ज है दोनों पे क्या रहता है, सेम ही रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये जो चार्ज है दोनों पे सेम है, एक बस पॉजिटिव है तो एक क्या है, निगेटिव है। जो कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो Q1 और Q2 का जो मॉड लिख लिया है वो सेम है, एक क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेम रहेगा। हमको द्रव्यमान से यहाँ पे मतलब है नहीं, अब हमको यहाँ किससे मतलब है, आर से, आर निकालना है। आर यहाँ पे पहले से दिया हुआ है ऊपर में, तो वो है हमारा 5.3 इंटू 10⁻−11 मीटर। अब सिंपली हमको फोर्स निकाल लेना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, के, यानी कि 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 दोनों तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड वाली बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻−19, और फिर से 1.6 इंटू 10⁻−19, जबकि डिवाइड किससे करना है, आर के स्क्वायर से, तो 5.3
3 इंटू 10⁻⁻11 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। इन सारे वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 9 इंटू सारा को एक साइड कर लेते हैं 1.6 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 5.3 और 10 का पावर लिखेंगे तो 9 और ये 19 माइनस 38 और ये 11 माइनस 22 तो प्लस 22 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 और इसको डिवाइड करना है 5.3 से, डिवाइडेड बाई 5.3 फिर डिवाइडेड बाई 5.3 तो 0.82 10⁻, ये 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 और 31 में से माइनस 38 हो जाएगा। यहाँ पे 31 में से माइनस 38 कितना हो जाएगा -7। ये 0.82 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। इसको हम अगर करेंगे यहाँ पे तो 8.2 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये आ गया हमारा न्यूटन। तो जब एक प्रोटॉन और एक जो इलेक्ट्रॉन था, जो प्रोटॉन था वो हमारा न्यूक्लियस में था और इलेक्ट्रॉन था बाहर से चक्कर लगा रहा था, तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा था, दोनों के बीच में क्या लगता था, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल का मैग्नीट्यूड है वो हमारा इतना है। अब इसी में एक इसका बी पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अब इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन बढ़ रहा है प्रोटॉन से, मतलब कि न्यूक्लियस से। तो बढ़ेगा कैसे, तो जो सबसे पहले दिया था क्वेश्चन में पहला पार्ट में, तो उसमें दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में था। यानी कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस था तो यहाँ पे उसका ग्राउंड स्टेट था के कक्ष। लेकिन अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिए तो के कक्ष से एल कक्ष में चला गया, तो दूरी क्या हो गया, अब बढ़ गया। तो वो जो बोल रहा है क्वेश्चन की दूरी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। 4 टाइम्स क्या हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो बल कितना होगा, तो हम तो जानते हैं यहाँ पे कि फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, या बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से। तो अब यहाँ से हम सीधे बता सकते हैं कि अगर आर 4 टाइम्स बढ़ता है, आर कितना टाइम बढ़ रहा है, 4 टाइम, तो फोर्स क्या होगा 16 टाइम्स, क्या होगा 16 टाइम्स डिक्रीज होगा। कैसे, इस चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो आर है वो 4 टाइम्स बढ़ा है, तो 4 टाइम्स बढ़ा तो 4 का स्क्वायर करना है, क्योंकि फोर्स क्या है, स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब घाटा क्यों, घाटा इसलिए क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये ऐसे रहता, अगर यहाँ पे ऐसे दिया गया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो अगर ये 4 टाइम्स बढ़ता आर, तो फोर्स क्या होता है 16 टाइम्स बढ़ जाता। अगर ये 4 टाइम बढ़ता तो फोर्स 16 टाइम बढ़ जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। इसको हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स 16 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो ये हमारा फोर्स था F1 पहला स्थिति में। कितना आया था F1 जो आया था वो आया था हमारे पास 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन आया था। और अब क्या हो गया, ये अब ये 16 टाइम्स डिक्रीज होना है, तो जो F2 बनेगा वो क्या बनेगा, F1 में 16 से भाग दे देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना है, सिंपली भाग देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ से 8.2 में 16 से भाग दे देते हैं, इसको क्लियर करके 8.2 डिवाइडेड बाई 16, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.51 इंटू 10⁻⁻8। इसी को अगर और अच्छा से लिखेंगे तो 5.1 इंटू 10⁻�9 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर सेकंड केस में, जब डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हमको इनिशियली आर तो पता था ही, और जब आर पता था तो 4R करके अपने दूसरा सिचुएशन के लिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए आर निकाल लेते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन फिर ये ज़्यादा लेंदी हो जाता, हमको उतना नहीं करना है। सिंपली जब इस सिचुएशन में आर मालूम है और इसी को स्केल किया जा रहा है, तो सिंपली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ से कि एफ जो है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपली अगर ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सीधे 16 से डिवाइड कर दिए, इसमें जो हमको पहले आया था अपने आंसर आ गया।
इस केस में जो हमारा सेकंड केस में जो कूलम बल हुआ इतना न्यूटन हो गया, जबकि इस बार इतना न्यूटन था। तो बल क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं कि बल क्या हो गया है, घट गया है। ये -8 था, ये -9 है, तो बल तो घटना ही था, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना घटा है ये भी जानते हैं हम कि 16 टाइम्स घट गया है। क्यों घटा है 16 टाइम्स? क्योंकि ये 4 टाइम्स डिस्टेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। इसके साथ ये हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर आधारित है। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है एक, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के क्या से, सतह से, अगर मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से जो हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो कितना की दूरी पे है, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पे हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। और 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस कहाँ से है, पृथ्वी के सतह से। ये सतह है जिस पे हम रहते हैं, वहाँ से वो 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब ये क्वेश्चन बोला गया है कि 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक इक्विपमेंट रखा गया है, एक सैटेलाइट को रखा गया है यहाँ पे। और इस सैटेलाइट का जो वजन है वो है 120 kg। कितना है, 120 kg का सैटेलाइट रखा गया है 36,000 किलोमीटर के हाइट पर। 36,000 किलोमीटर का जो हाइट है वो सतह से है। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितना वेट होगा, यानी कि कितना इसका भार होगा, भार कैलकुलेट करना है। तो हम पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, सिंपली क्या यूज होने वाला है यहाँ पे, Gm/r²। लेकिन ध्यान देना है आर पे कि यहाँ पे आर कितना होगा। यहाँ पे आर 36,000 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि आर क्या होता है, केंद्र से दूरी होता है। और ये जो 36,000 दूरी दिया था ये कहाँ से दिया था, पृथ्वी के सतह से। तो पृथ्वी का केंद्र कहीं यहाँ पे है, यहाँ से कुछ इसका त्रिज्या भी है, ये इसका क्या है, त्रिज्या है। तो पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। तो इन जब दोनों को मिला देंगे तब जाकर हमको क्या मिलने वाला है, आर मिलने वाला है। और उस आर का हम उपयोग करेंगे। भूल से भी इस आर को उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो आर है पृथ्वी के सतह से ऊंचाई है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 36,000 किलोमीटर, जो कि सरफेस से हाइट है। और इसके बाद है 6400 किलोमीटर, जो कि क्या है, रेडियस है, पृथ्वी का त्रिज्या है। इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या मिल जाएगा हमको, 36,000 में ऐड करना है 6400 को, ये 004 और 624, इतना किलोमीटर आ गया। इतना किलोमीटर हमारा क्या हो गया, आर हो गया। अब इस आर का यूज करते हुए हमको क्या निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है कि कितना बल लगेगा। इस आर को यह किलोमीटर में दिया है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 42400 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर हम इसको और अच्छे से करें, यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, अगर हम यहाँ पे दशमलव डालने की कोशिश करेंगे तो कितना जीरो मिल जाएगा हमको, 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ पे 4.24 लिखेंगे, इसमें से 4 निकलेगा तो ये 7 बना देगा, इसको 7 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा चीज़। और हमको Gm और जो m है ये सारा चीज़ हमको मालूम है, इसका हम उपयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। जी हमारा क्या है यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हो गया हमारा। इसके बाद जो अर्थ का जो हमारा वजन है, जो अर्थ का क्या है हमारा वजन होता है, जो पृथ्वी का वजन, वो कैपिटल एम उसको हम बोलते हैं। तो कितना होता है, अर्थ का जो वजन होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, पिछला क्वेश्चन में हम देखे थे। इसके बाद जो हमारा द्रव्यमान है सैटेलाइट का, वो कितना है 120 kg। जो रॉकेट होता है वो सब इसी सैटेलाइट को ले जाके इस ऑर्बिट में रख देता है। सब चीज़ मालूम चल गया, आर जी एम और एम। अब सीधे हमको क्या कैलकुलेट कर लेना है, बल, यही हमारा हो जाएगा वेट। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। तो हमको एफ कैलकुलेट करना है। तो एफ बराबर क्या होता है, Gm/r² होता है। जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 एम, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान 10 इंटू 24। इसके बाद स्मॉल एम, यानी कि सैटेलाइट का द्रव्यमान जो उपग्रह को रखा गया है उस ऑर्बिट में, उसका 120 kg। इसके बाद आर का स्क्वायर करना है, तो ये है हमारा आर, इसका स्क्वायर करना है। तो 4.24 इंटू 10⁻7 इंटू 4.24 इंटू 10⁻7। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4.24 इंटू 4.24 और 10⁻11। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा +24, इसके बाद आ जाएगा -7, यहाँ से ये -11 +24 -7 और फिर से एक है -7। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है।
इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास 6.67 है, 6.67, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, इसके बाद हमको इसको डिवाइड करना है 4.24 से, फिर से एक बार डिवाइड करना है 4.24 से, ये आ गया 267, 267.13, 267.13 इंटू 10⁻। अब इसको देख लेते हैं कितना आएगा। तो 24 में से माइनस करना है, 7 हो जाएगा, ये 7 7 14, यानी कि 14 और 11। यहाँ पे -14 करेंगे, तो 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2 में से 1 1, और फिर से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक 11 सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे -11 है एक तरह से, तो -11 सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, इन सारा का वैल्यू क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। यहाँ पे -1, तो -1 आ जाएगा, तो ये 26.7 हो जाएगा, क्योंकि और एक अंदर चला जाएगा तो 26.7 न्यूटन। इसी को बुक में क्या लिखा गया है, 26.7 न्यूटन। इसको 26 लिखा गया है, पॉइंट को ये हटा लिया है, एग्जैक्ट आंसर अप्रॉक्सीमेट में आंसर दिया गया है, तो 26 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो सारा क्वेश्चन है फोर्स पे आधारित, बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और आगे इस पर हम प्रैक्टिस और करेंगे बाद में कभी।